दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमारे गाइड राम रवि दुबे बता रहे हैं कि कैसे सिद्धार्थ बुद्ध बनने की प्रोसेस के लिए अपना घर बार छोड़कर उर्वेला के जंगलों में, जिसको कि अब बोध गया कहा जाता है, पहुंच चुके हैं और वहां उनको 5 साथी मिलते हैं। लेकिन एक घटना ऐसी होती है जिससे वो जो 5 साथी हैं वो सिद्धार्थ को भ्रष्ट समझने लगते हैं और वो उनका साथ छोड़कर यहां बनारस में आ जाते हैं। आगे की कहानी राम रवि दुबे से आगे सुनिए। अब सिद्धार्थ नदी क्रॉस करके सुजाता के रेजिडेंशियल एरिया पे आ गई है, यानी नदी के पश्चिमी किनारे पर, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे पूरब तरफ मुंह करके वज्रासन में बैठ जाते हैं और मन में संकल्प कर लेते हैं कि आइदर इन लाइट आर डाई, अब ज्ञान प्राप्त हो या मृत्यु। और उन्होंने 7 सप्ताह लगातार ध्यान किया, यानी 49 दिन, न खाना न सोना न टॉयलेट, कंटिन्यू मेडिटेशन। हालांकि उन्हें बुद्धत्व तो प्रथम सप्ताह में ही प्राप्त हो गया। और यह भी कोई इंसिडेंस देखिए कि वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन जन्म होता है वृक्ष के नीचे, और वैशाख मास की पूर्णिमा के ही दिन वृक्ष के नीचे बोधिसत्व बुद्धत्व भी प्राप्त हुआ उन्हें। शेष 6 सप्ताह योग की ऊंचाइयों से गुजरते हैं, अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं। ऐसा बहुत साहित्य में आता है कि 7वें सप्ताह पूर्ण होते होते हिंदू देवता ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कुश की चटाई उन्हें गिफ्ट किया और निवेदन किया कि आप काशी जाएं, आपके 5 मित्र वहां हैं। अब सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वो बुद्ध बन चुके हैं। अब बुद्ध चलते हैं बोध गया, जो उर्वेला था अब बोध गया हो गया। वहां से पैदल आ रहे हैं वाराणसी, 250 किलोमीटर है, 7 दिन लगा आने में। ये 5 जो पहले उनके मित्र थे, ये दूर से ही देख लिए कि आ रहे हैं बुद्ध। ये आपस में बात करते हैं कि देखो भ्रष्ट संत जो गिर गया था पद से, वो आ रहा है, उससे बात नहीं करना है, कोई से प्रणाम नहीं करेगा, उसे आसन नहीं दिया जाएगा बैठने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध नजदीक पहुंचते हैं, वो 5 जो है यंत्रवत मशीन की तरह उठ के खड़े हो गए, प्रणाम भी किया। क्यों किया कि जब कोई व्यक्ति इनलाइट होता है तो उसके फिजिकल कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यस, देवत्व आ जाता है। मैं सारनाथ म्यूजियम में होता तो मूर्ति के सामने आपको वो सारे देवत्व के लक्षण गिनवाता। खैर, अब जब उन्होंने प्रणाम कर ही दिया तो बुद्ध ने कहा कि देखो, जिस चीज के लिए कठोर साधना कर रहे थे हमें बोध हुआ, चलो बताते हैं। अब चौखंडी स्तूप से 5+1 बुद्ध, 6 लोग चौखंडी स्तूप से यहाँ इशिपत्तन मृगडाव एरिया में प्रवेश करते हैं। और यहाँ आते हैं तो सबसे पहले उस स्थान पे पहुंचते हैं जो आज बड़ा स्तूप आप देख रहे हैं, धम्मेक स्तूप नाम है। ये बना नहीं था, यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है रूइंस में, इस मोनुमेंट एरिया में, ये सारे 3rd सेंचुरी BC यानी अशोक के काल से लेके 12वीं शताब्दी 1114-15 में कुमार देवी का लास्ट डोनेशन हुआ है धमचकजिन बिहार का। यानी 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD के बीच के ही सारे एविडेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये अशोक ने शुरू कराया था। हाँ, अब देखिए जो धम्मेक स्तूप देख रहे हैं अभी बना नहीं था। हाँ जी। अब इसी जगह पर वो 5 को उपदेश शुरू करते हैं। उनका नाम है अश्वजित, महानामा, कौंडिन्य, भद्रिय और वज्र। ये 5 ब्राह्मण हैं। इनको जब उपदेश देना शुरू करते हैं बुद्ध, तो इन 5 में जो कौंडिन्य नाम के महात्मा हैं, वह उपदेश के दौरान ही इनलाइट हो जाते हैं, बुद्धत्व प्राप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहीं पर बुद्ध ने कहा देखो देखो कौंडाना समझ गया। तो इस जगह पे 3 महत्वपूर्ण घटना घटती है जहां आज धम्मेक स्तूप देख रहे हैं आप। पहली घटना यह है कि बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश। दूसरी घटना यहाँ क्या घटी, कौंडिन्य यहाँ इनलाइट हो गए। और तीसरी घटना यह होती है कि यहीं पर बौद्ध धर्म जन्म लेता है। यहीं से बौद्ध धर्म पूरे भारत, एशिया और विश्व में विख्यात होता है, फैलता है। इस घटना के 200 वर्ष बाद अशोक यहाँ आते हैं और एक कमोमरेटिव स्तूप वहां बनाते हैं जो पत्थर का, सैंडस्टोन का है। इसके अंदर है, वो दिख नहीं रहा है आप लोग को।
अशोक ने जब स्तूप बनाया तो उसी स्तूप को अलग अलग राजवंश जो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे, जैसे कुषाण काल में, गुप्त काल में, पाल डायनेस्टी के समय में, इसको इनलार्ज और रिनोवेट किया गया, जिससे इसकी हाइट ऊंची हो गई, इसका घेरा बढ़ गया। अब आखिरी डोनेशन जो यहाँ होता है वो 1114-15 के बाद कुमार देवी हैं, कन्नौज की महारानी, गाढ़वाल वंश की, उनका मायके था वैशाली, वो बुद्ध को मानती थी। उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी सुंदर मोनेस्ट्री 3 मंजिली धम्मचक जिन विहार बना के दान किया, उधर नीम के पेड़ के नीचे, दिखाएंगे आपको भी। अब इसके बाद होता क्या, मेरे कहने का मतलब है कि 12वीं सदी तक यानी 1196 तक यहाँ ये साइट मैच्योर स्टेज में रन कर रही है, भिक्षु निवास कर रहे हैं, डोनेशन आ रहा है, साधना चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1196 में बख्तियार खिलजी का अटैक होता है, जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के धर्मस्थल तोड़े गए। लेकिन जैन और हिंदू तो कहीं भागे नहीं, लड़े, मरे, मारे, वही स्थान बना लिया, बगल में बना लिया। आज भी मथुरा और काशी ये सब लड़ ही रहे हैं, ले रहे हैं, लेना चाहिए। लेकिन बौद्ध सत्यवादी, अहिंसावादी, शांति प्रिय, इन लोग ने अपना स्थान छोड़ दिया। यहाँ से वो पलायन कर गए भारत के नजदीकी देशों में, जैसे तिब्बत है, श्रीलंका है, नेपाल है, अफगान है। अब उनकी साइट आइसोलेट हो गई, कोई केयरटेकर नहीं है, न तो पुरातत्व विभाग है, न सड़कें हैं, न भारत सरकार है। अब बरसात के कीचड़, मिट्टी सब जमते जमते यहाँ पे ये 7 मीटर ऊंचा टीला बन गया। ये पूरी एरिया 7 मीटर माउंट में दब गई है, जिसपे पेड़ उग गए, घास उग गए। लोकल ग्रामीण लोग यहाँ से ईंट पत्थर निकाल के अपना घर बनाने लगे। ग्रामीण निकालते तो ठीक ही रहता। अब देखिए, मैं आपको एक स्तूप दिखाता हूँ, जिसको रलक स्तूप कहा गया है, धर्मराजी का स्तूप, जिसको आक्रांताओं ने तोड़ा तो तोड़ करके ऐसा चिकना गोल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था। ये बड़ा वाला आप देख रहे हैं बीच वाला, यस, ये बड़ा बीच में बड़ा सा है। हाँ। और आगे आइए थोड़ा सा, ये बड़ा वाला स्तूप है, ये उतना ही ऊंचा था जितना धम्मेक स्तूप है, जो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इस स्तूप पे ईंटों का एक टीला बचा हुआ था। तो 1790 के आसपास यानी 18वीं शताब्दी आ गई। यहाँ के एक राजा नहीं, जमींदार थे, उनका नाम है बाबू जगत नारायण सिंह, जो काशी नरेश के दीवान थे। इसी स्तूप के टीले से ईंटें निकाल रहे थे रियूज के लिए। अच्छा जी, ले जाके जगतगंज मोहल्ला है यहाँ पर, खड़पा विश्वादिया, नहीं चढ़ना नहीं, इस पे चढ़ना नहीं, उतर जाइए। सारे जब ईंटें निकाल रहे थे तो इसमें हमें एक संगमरमर की बनी हुई सिलेंड्रिकल शेप की कॉस्केट मिलती है। कॉस्केट माने मंजूषा, छोटा सा डब्बा। अच्छा। उस पे अभिलेख थे और उसके अंदर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले, क्योंकि भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में निर्वाण ग्रहण किया कुशीनगर में, तो उनकी राख 8 भाग में बांटी गई, 8 राजवंशों को प्राप्त हुआ, 8 रिलिक स्तूप बने। लेकिन जब 200 वर्ष बाद अशोक आए तो उन्होंने 8 स्तूपों में से, रिलिक स्तूपों के 7 रिलिक स्तूपों को खोल करके बुद्ध की राख को निकाल लिया। एक नहीं खोला, रामग्राम के कोलियों का जो बना था। अच्छा। हाँ, तो अशोक ने उसके बाद 84,000 रिलिक स्तूप बनवाए, ऐसा बहुत साहित्य में आता है। लेकिन पुरातत्व में हमें 84,000 नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते हैं। ये अशोक द्वारा ही निर्मित था। आइए आपको अशोक काल की सीढ़ी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सीढ़ी है, अशोक काल की है, 3rd सेंचुरी BC, यानी कि 2300 साल पुरानी ये सीढ़ी है। ऐसी सीढ़ी ये 4 दिशा में बनी थी। ये दक्षिण दिशा की है, वो मूल धरातल है अशोक के काल का। अच्छा। जब कोई आगंतुक आता था तो ये दक्षिण की है, ऐसे ही उत्तर में है, पश्चिम में, पूरब में है। तो आगंतुक वहां से सीढ़ी पे चढ़ा तो यहाँ एक प्रदक्षिणा पथ आता था, उसके बाद सीढ़ी, फिर दूसरा प्रदक्षिणा पथ, फिर सीढ़ी, फिर तीसरा प्रदक्षिणा पथ, ऐसे 6 प्रदक्षिणा पथ बने हुए थे। उसके बाद ये सबसे ऊपर एक चौकोर एक ही पत्थर की मोनोलिथिक रेलिंग लगी हुई थी। उसके बीच में एक स्टिक थी मशरूम की तरह,
छाता बना था जिसको हर्मिका कहा जाता है बौद्ध में। अब मूल बात पे आता हूं, जब राख मिली यहाँ के लैंडलॉर्ड को, जगत नारायण सिंह जी को, तो उसे उस राख के साथ कुछ सोने के फूल मिले और कुछ प्रेशियस स्टोन भी मिले। वो ले गए अपने घर, उन्हें रात में नाइट मर्स आने लगे, दुःस्वप्न आने लगे, तो डर के मारे उन्होंने राख को तो गंगा जी में फेंक दिया, लेकिन उन्हें सोना माणिक ये मिला। यहाँ से ये सूचना जंगल की आग की तरह बनारस में फैल गई कि भाई इस आइसोलेट टीले से तो सोना मिला। उस समय ब्रिटिश आ चुके थे, 1790 की बात है। बनारस के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनका नाम था जोनाथ डंकन, और जो कमिश्नर थे उनका नाम था मैकेंजी। ये दोनों लोग लैंडलॉर्ड बाबू जगत नारायण सिंह के घर पहुंचते हैं और वो उस ग्रीन कास्केट को उनसे टेक ओवर करते हैं, ले लेते हैं, ले जाके कलकत्ता के विक्टोरिया म्यूजियम में रखवा दिया। अब अंग्रेजों को जागरूकता हुई कि भाई ये टीले बेकार नहीं, इनमें कुछ है। अब वो करते क्या है कि जितने बौद्धों के साहित्य में नाम स्थानों के मिलते हैं, चीनी यात्रियों के वृत्तांत हैं, उन्हें खंगालते हैं और सभी स्थानों का पहले वो एक्सप्लोरेशन कराते हैं, एक सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण करने के बाद मिस्टर मैकेंजी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। उसके पढ़ने के बाद यहाँ एक पुरातत्ववेत्ता आते हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम साहब ने यहाँ 1817 में सबसे पहला उत्खनन कार्य शुरू कराया। उनके बाद यहाँ पर आर टाइल, मेजर किट्टो, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, प्रोफेसर विद्वा जायसवाल, कई पुरातत्ववेत्ताओं ने काम किया। जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ वो चीजें म्यूजियम में रखी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कहाँ क्या मिला। जैसे धम्मे की स्तूप को आप देखें, इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अब आप देखिए ध्यान से, तो इसमें कुछ पत्थर के ब्लॉक्स एकदम चिकने हैं, कुछ पे कार्विंग है। यस, वो कार्विंग वाले ही पुराने हैं, असली हैं 5वीं शताब्दी के, यानी 1500 साल पुराने। जो चिकने हैं वो तो बाद में पुरातत्व विभाग ने लगाया, क्योंकि इस स्तूप को अलेक्जेंडर ने केक की तरह काटा ऊपर से नीचे, देखने के लिए कि इसमें है क्या। अच्छा, अंदर क्या है जी। जब काटा तो इसमें हमें अशोककालीन स्तूप के अवशेष मिले और कुषाणकालीन स्तूप के अवशेष मिले, और एक एक्सेल मिलती है जो राड की तरह नीचे से ऊपर तक थी पत्थर की, और एक नहीं दो स्लैब मिलती हैं पत्थर की पटिया रेक्टेंगुलर शेप की। उसमें एक पे ये धम्मा हेतु प्रभवा ऐसे करके मंत्र लिखा था पाली में, इंस्क्रिप्शन, जिसका मतलब है कि यही धम्म का मार्ग है, यही बुद्ध का मार्ग है। ये सिद्ध हुआ कि धम्मचक्र प्रवर्तन यही हुआ। दूसरे नंबर का हमने आपको बताया कि धर्मराज का स्तूप जो गोल प्लेटफॉर्म था, इस वाले से रिलिक्स मिली थी। यह